नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सावल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एपीआई 510 का सीरीज शुरू कर चुके हैं और एपीआई 510 का इंट्रोडक्शन में हम आपको बताया लास्ट सीरीज में पार्ट 00 में कि एपीआई 510 कोर्स में क्या क्या कवर होते हैं। मैं जैसे आपको बताया था, एपीआई 510 का कोर्स में आपको कुछ पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट 50% से ज़्यादा पार्ट आपको एपीआई 570 में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बाकी जो एडिशनल कोर्स रहेंगे वो हम लोग एपीआई 510 में कवर करेंगे। एपीआई 510 में हम लोग 571 का डैमेज मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 570 कोर्स में पढ़ चुके हैं। 572 इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 576 इंस्पेक्शन ऑफ पीआरबी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 577 578 हम लोग ऑलरेडी 570 में पढ़ चुके हैं। बाकी एएसएमई सेक्शन 5 और सेक्शन 9 भी हम लोग 570 में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग 510 को थोरोली पढ़ेंगे क्योंकि 510 से ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस आपको खाली 510 से ही आएंगे। बाकी 40% क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 571, 72, 77, 78 एएसएमई पे सेक्शन 5 और सेक्शन 9 से। तो दोस्तों, हम लोग अभी एक एक चैप्टर करके शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एपीआई 510 पार्ट 1। तो दोस्तों, एपीआई 510 का लास्ट 10th एडिशन 2014 में हुआ था, बाद में 2017 और 2018 में उसका रिवीजन आया था। सो 510 इज फॉर प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन कोड, इन सर्विस इंस्पेक्शन, रेटिंग, रिपेयर एंड अल्टरनेशंस। दिस इज फॉर इन सर्विस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इन सर्विस, जो सर्विस में है उसके लिए प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन कोड है, ठीक है। इट इज फॉर इन सर्विस, नॉट फॉर न्यूली कंस्ट्रक्शन। सो इसमें क्या है, टोटल में जैसे आपको बताया था, हम लोग चैप्टर 9 इसमें नहीं पढ़ेंगे जो एक्सक्लूडेड है। बाकी चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 पढ़ेंगे और एनएक्स ए और एनएक्स बी पढ़ेंगे। एनएक्स ए और एनएक्स बी इस स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे और स्कोप के बारे में हम लोग इसमें इस स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे। एनएक्स ए बनता है कोड एक्सेप्शंस, प्रेशर वेसल्स, किस किस प्रेशर वेसल के लिए एपीआई 510 इज नॉट एप्लीकेबल, कौन सी प्रेशर वेसल के लिए एपीआई 510 एप्लीकेबल नहीं है, वो हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे एनएक्स ए। और एनएक्सबी में हम लोग इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेशर वेसल का इंस्पेक्टर बनेगा उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना जरूरत है, ठीक है। तो इसमें जो 8 चैप्टर्स हैं एपीआई 510 जो हम लोग कवर करेंगे वो है स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, terms, definitions, acronyms and abbreviations, owner user inspection organizations, inspection examinations and pressure testing practices, interval, frequency and extent of inspections, inspection data evaluation, analysis and recording, repair, alternation and re-rating of pressure vessels and pressure relieving devices। तो इसके बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे। मैं इसको टोटल 7 स्लाइड में डिवाइड किया हूं। आपको हर एक लाइन थोरोली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं जैसे आपको बताया, मोर देन 60% क्वेश्चंस इन एपीआई। ओपन बुक का कुछ 120 क्वेश्चंस रहते हैं, क्लोज बुक का कुछ 50 रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस अगर आप मिला लोगे 150 में कुछ काउंटेबल 170 में कुछ काउंटेबल 150 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। 150 से 60%, 80 to 90 क्वेश्चंस ओनली कम फ्रॉम एपीआई 510। अगर आप थोरोली एपीआई 510 को पढ़े हो, यू कैन ग्रैब मोर मार्क्स। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्कोप क्या बोलता है, द इंस्पेक्शन कोड कवर्स द इन सर्विस इंस्पेक्शन। इन सर्विस, मैं इसको जोर देके इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इट इज इन सर्विस इंस्पेक्शन, इट इज नॉट फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। न्यूली कंस्ट्रक्टेड के लिए एपीआई 510 कोड नहीं है। एपीआई 510 कोड फॉर दोज प्रेशर वेसल्स व्हिच इज इन सर्विस फॉर रिपेयर, अल्टरनेशन, री रेटिंग। हर एक वर्ड का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपेयर, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय री रेटिंग। ओके, अल्टरनेशन किसको बोलते हैं, कौन सा फंक्शन करने के बाद, कौन सा चेंजेस होने के बाद हम लोग एक प्रेशर वेसल को प्रेशर वेसल का अल्टरनेशन किया गया बोल के हम लोग बोलेंगे। क्या करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर वेसल का हम लोग री रेटिंग किए, ठीक है। हर एक वर्ड को हम लोग आगे उसको डिस्क्राइब किया हूं और उसको आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। So, re-rating activity for pressure vessels and pressure relieving devices protecting these vessels. The inspection code applies to all the hydrocarbon
and chemical processes, vessels that have been placed in service unless specified and excluded for as per 1.2.2. So 1.2.2 क्या बोलता है, कहाँ कहाँ पर excluded है, दिस एक्सक्लूशन कहाँ पर है, एनेक्सर ए में। मैं आपको जैसे पहले बताया प्रीवियस स्लाइड में, दो एनेक्सर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। एनेक्सर ए में क्या क्या प्रेशर वेसल एक्सक्लूडेड है, और एनेक्सर बी में जो इंस्पेक्टर होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसमें आपको 100% क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो वेसल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंस्पेक्शन कोड आर लिस्टेड इन एनेक्स ए। हाउएवर, each owner and user has the option of including any excluded pressure vessels in their inspection program as outlined in this code. ओनर और यूजर चाहिए तो जो एक्सक्लूडेड वाला है उसको ऐड कर सकता है, ठीक है। some vessels some vessels in accordance with the criteria in ASME code section 8 division 1 should be considered for inclusion based on the risk, okay। रिस्क के हिसाब से उसको हम लोग एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या क्या कोड एक्सेप्शंस क्या क्या है, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ containers and pressure vessels are excluded from the specific requirement of this inspection code unless specified by the owner and user। क्या क्या इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या गए हैं। so pressure vessels are movable structures covered by jurisdictional regulations। क्या क्या इसमें एक्सक्लूडेड हुए हैं, कार्गो और वॉल्यूम टैंक्स फॉर ट्रक्स शिप्स एंड बैडजेस। तो ये दिस इज एक्सक्लूडेड, ओके। ये जो है आपको इसको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पर्टिकुलर दिस टर्म विल कम। एयर रिसीवर्स, कार्गो वाला जो है वॉल्यूम टैंक्स एंड ट्रक्स है जिसमें शिप यूज किया जाता है, ट्रक्स एंड शिप्स में यूज किया जाता है, कार्गो में जो प्रेशर वेसल्स यूज किए जाते हैं दैट इज एक्सक्लूडेड, ओके। एयर रिसीवर्स एसोसिएटेड विथ ब्रेकिंग सिस्टम्स ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट दैट इज एक्सक्लूडेड, ओके। pressure vessels installed in ocean going ships, barges and floating crafts, this is excluded, okay। so these are code exceptions for pressure vessels and movable structures, okay। movable structures में जो trucks में ship में move होते हैं जो pressure vessels, this is not included in API 510, okay। air receiver जो जाते हैं with braking system, this is not included in API 510, okay। pressure vessels installed in ocean going ships, okay, ये सब इसके API 510 में नहीं कवर होते हैं, ओके। दिस इज ए क्वेश्चन आपको बहुत टाइम में आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपको ये वाला क्वेश्चन आने का चांसेस है। all classes of containers listed for exception from the scope of ASME code section 8 division 1 are as follows: those classes of container within the scope of other sections of ASME code other than section 8 division 1, fired process tubular heaters, it is excluded, okay। fired process tubular heaters are not included in API 510. pressure container that are integral part integral part or component of rotating or reciprocating mechanical devices such as pumps, compressors, turbines, generator, engines, or hydraulic and pneumatic cylinders, where the primary design consideration of stresses are derived from the functional requirement of the device, are excluded, okay। so pressure containers that are integral part of the component, rotating and reciprocating mechanical devices, rotating equipment क्या हो गया, pumps, turbines, generators, ठीक है, and reciprocating mechanical device क्या हो गया, compressors, ओके। न्यूमेटिक सिलेंडर्स, तो उसमें जो प्रेशर वेसल्स होते हैं दिस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कोड, ओके। एनी स्ट्रक्चर हुज प्राइमरी फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द सिस्टम व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम इज आल्सो एक्सक्लूडेड, ओके। दिस आर ऑल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एपीआई 510। आपको इसको एक एक करके याद रखना पड़ेगा। तो ऑल क्लासेस ऑफ कंटेनर, बाद में आपको आ गया हॉट वाटर सप्लाई स्टोरेज टैंक हीटेड बाय सिस्टम एंड एनी अदर इनडायरेक्ट मींस व्हेन द फॉलोइंग लिमिटेशंस आर नॉट एक्सीडेड। आपको ये नंबर एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। हीट इनपुट कितना रहेगा, वाटर टेम्परेचर कितना रहेगा, नॉमिनल वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी उसका कितना होना चाहिए, दिस आर ऑल एक्सक्लूडेड, ओके, नॉट एक्सीडेड। इतना अगर एक्सीड नहीं रहेगा देन वी हैव टू इंक्लूड, अगर एक्सीड करता है देन इट विल बी एक्सक्लूडेड। vessel with an internal or external design pressure that cannot exceed 15 psi, okay।
अगर 15 psi को नहीं एक्सीड किया है तब हम लोग उसको प्रेशर वेसल में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अगर आप प्रेशर वेसल सेक्शन 8 डिवीजन 1 2 3 पढ़े होंगे तो डिवीजन 1 बोलता है 15 psi से ही ऊपर, देन ओनली विल कंसिडर दैट एज ए प्रेशर वेसल। अगर 15 psi से नीचे है देन विल नॉट कंसिडर इट एज ए pressure vessel. So vessel with an inside diameter, width, height and cross sectional diagonal not exceeding 6 inch 15 centimeter but with no limitation on their length and pressure. अगर 6 इंच से नीचे है then we will exclude it. Okay. Pressure vessel पर human occupancy. Human occupancy को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं PA 510 के हिसाब से. Pressure vessel that does not exceed the following volume and pressure. इसका जो नीचे में जो दिया गया है ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। 5 फुट क्यू वॉल्यूम एंड 250 पाउंड फुट पर इंच। ओके, 3 फुट क्यूब वॉल्यूम एंड 350 पाउंड पर इंच। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो ये सब चीज जो इधर मेंशन किया गया है दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एपीआई 510। ठीक है, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे इन मल्टीपल क्वेश्चंस में, जिसको आपको एक एक चीज लिख के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाद में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉन कोड वेसल एंड नॉन स्टैंडर्ड वेसल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉन कोड वेसल एंड ए नॉन स्टैंडर्ड वेसल। सो नॉन कोड वेसल होता है ए वेसल व्हिच इज नॉट फैब्रिकेटेड to a recognized construction code and meeting no known recognized standards. A non-code vessel is not fabricated to a recognized construction code. कोई construction code उसके लिए applicable नहीं है. Without application of any recognized construction code, if a vessel is manufactured, we call it non-code vessels. But non-standard vessel है if the vessel fabricated or to a recognized construction code, कोई recognized construction code के हिसाब से बनाया गया but lost its nameplate and stamping. इसका एक क्वेश्चन यूजुअली आते हैं क्वेश्चंस में। ओके, नॉन स्टैंडर्ड वेसल्स में क्या होता है, रिकॉग्नाइज कोड के हिसाब से बनाया जाता है, गया है, मगर उसका नेमप्लेट या स्टैंपिंग मिसिंग है, तब उसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड वेसल बोलते हैं। और नॉन कोड वेसल है जिसमें नॉट फैब्रिकेटेड टू ए रिकॉग्नाइज कंस्ट्रक्शन कोड। हाउएवर वेसल दैट हैव बीन ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस and abandoned in place, that is no longer are an asset or record from a financial or accounting standpoint, are no longer covered by this in service inspection. अगर उसको ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है और कोई भी उसको फाइनेंशियली कुछ एसेट के हिसाब से गिनती नहीं करते हैं, तब भी हम लोग एपीआई 510 के कोड में उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। If for some reason an item that has been placed in service cannot follow the construction code because of its new construction orientation, the requirement of design, material, fabrication and inspection shall perform to API 510 rather than to the construction. कोई भी अगर पहले बनाया गया तो अगर हम लोग API 510 को फॉलो कर रहे हैं then we have to give precedence API 510 over the new code. इधर वही लिखा है, the requirement of API 510 shall take precedence. As an example of the intent of API 510, the phrase applicable requirement of the construction code has been used in API 510 instead of phrase in accordance with the construction code. इसका मतलब है, if in-service vessels are covered by the requirement in the construction code and API 510, or if there is a conflict between the two codes, the requirement of API 510 shall take precedence. आप कभी भी API 510 को कोई पुराना कंस्ट्रक्शन कोड के हिसाब से अगर बनाया गया है, आप API 510 को ही प्रेसिडेंस देने का और API 510 में जो जो रिकमेंडेशन दिया गया है उसी को फॉलो करने का। इसका एक क्वेश्चन आता है, which code you have to give precedence if there is multiple codes available. Intent. The application of the inspection code is restricted to owner and user that employ or have access of the following technically qualified individuals and organizations: an authorized inspection agency, a repair organization, an engineer, an inspector, examiner. हर एक टर्म का क्वेश्चंस API 510 में कवर होते हैं। रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, इसका क्वेश्चंस आपके पास है। ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी, इसका भी क्वेश्चंस आते हैं। इंजीनियर किसको बोलते हैं,
इंजीनियर इंजीनियर का भी आपको डेफिनेशन आएगा। इंजीनियर किसको बोला जाता है, इंस्पेक्टर किसको बोलते हैं, इंस्पेक्टर का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंजीनियर का एपीआई 510 में रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक एग्जामिनर का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एग्जामिनर का लिमिटेशंस क्या है, और हर एक डेजिग्नेशन, हर एक पर्सन जो इन्वॉल्व है उसका लिमिटेशंस और उनका क्वालिफिकेशंस, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसको आपको थोरोली याद रखना पड़ेगा। और इसमें आपको एपीआई 510 में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इंस्पेक्टर आर द सर्टिफाइड as stated in inspection code section NXB। NXB अभी हम लोग आगे में पढ़ेंगे, उसमें इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे भी API 510 में आते हैं। The intent of this code is to specify the in-service inspection and condition monitoring program that is needed to determine the integrity of the pressure vessel and pressure relieving devices। This is very obvious। अगर आपको कोई क्वालिफाई बंदा नहीं मिलेगा तो आप कैसे उसको वेरीफाई करोगे। The program should provide reasonably accurate and timely assessment to determine if any changes of the condition of the pressure equipment could compromise continued safe operation। ठीक है, the owner and user shall respond to any inspection result that require corrective actions to assure the continued safe operation of pressure vessels and pressure relieving devices। तो एक इंस्पेक्टर जो रहेगा उसका सर्टिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ए रिटन एग्जामिनेशन टू सर्टिफाई इंस्पेक्टर विद इन द स्कोप ऑफ एपीआई 510 shall be passed on the current API 510 inspection certification examination body of knowledge as published by API 510। आप जो मैं जो पिछला वाला स्लाइड बनाया था पार्ट 00, वो बॉडी ऑफ नॉलेज था, इंस्पेक्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ नॉलेज। उसमें क्या क्या कोर्स कवर होते हैं, ठीक है, वो उसमें मेंशन किया गया था। उसके लिए जो भी इंस्पेक्टर बनना चाहता है उसको एपीआई 510 के हिसाब से एक एग्जाम देना पड़ता है और उसको पास होना पड़ता है। मगर उसके लिए पहले आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। टू क्वालिफाई द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, आप अगर एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो तब आपको इधर एक बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्लस 1 ईयर, ओके, आपको ये याद रखना है कितना साल आपको एक्सपीरियंस है और क्या क्वालिफिकेशन है, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटीज टू परफॉर्म इंस्पेक्शन एक्टिविटी एज डिस्क्राइब्ड इन 510। अगर बैचलर इन साइंस डिग्री है तो 1 साल का चाहिए, ठीक है। 2 ईयर डिग्री सर्टिफिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाई स्कूल डिप्लोमा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिजाइन कंस्ट्रक्शन रिपेयर इंस्पेक्शन ऑपरेशन एंड प्रेशर वेसल्स में चाहिए, ठीक है। अगर आपको उससे भी कम है तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको डिजाइन कंस्ट्रक्शन रिपेयर इंस्पेक्शन ऑपरेशन ऑफ प्रेशर वेसल ऑफ व्हिच 1 ईयर मस्ट बी इन सर्विस इन सुपरविजन ऑफ इन सर्विस इंस्पेक्शन में आपको होना चाहिए, तभी आप एपीआई 510 का सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई करोगे। इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको नोट डाउन करके याद रखिए। रीसर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। रीसर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस। पहला सर्टिफिकेट आपको मिलने के बाद उसका 3 साल के बाद आप उसको रीसर्टिफाई कर सकते हो। एपीआई 510 ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट। रीसर्टिफिकेशन बाय रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड for inspector who have not been actively engaged as inspector within the most recent 3 year certification period। आप मान लीजिए अभी 510 का कोर्स पास किए और आप खुद को नेक्स्ट 3 साल के लिए अगर कोई एपीआई 510 में प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व किए होंगे तब बेस्ड ऑन दैट लॉग बुक एंट्री आपका री सर्टिफिकेशन 3 साल के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए हो जाएगा। मगर अगर आप खुद को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं किए हो और आप वो सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे देन यू हैव टू गो फॉर ए री सर्टिफिकेशन, ओके, री एग्जाम आपको देना पड़ेगा। एक्टिवली एंगेजमेंट किसको बोला जाता है। एक्टिवली एंगेज्ड एज एन इंस्पेक्टर शैल बी डिफाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। आप एक्टिवली एंगेज कैसे बोलोगे। ए मिनिमम ऑफ 20% ऑफ टाइम स्पेंड परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन एक्टिविटीज ऑफ सुपरविजन इंस्पेक्शन एक्टिविटीज और इंजीनियरिंग सपोर्ट, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। Performance of inspection activities of or supervision of inspection activities or engineering support of inspection activities on 75 pressure vessels as prescribed in API 510 over the most recent 3-year certification program। हर एक वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे माइनरली क्वेश्चंस आते हैं जिसको लिए आपको ये सब याद रखना पड़ता है। कितना साल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, कितना प्रेशर वेसल आप इंस्पेक्शन करोगे, ठीक है। Once
every other recertification period, every 6 years, inspector actively engaged as an inspector shall demonstrate knowledge of revisions of API 510 uh, that were instituted during the previous 6 years. The requirements shall be effective 6 years from the inspector initial certification program. Inspector who have been actively engaged as an authorized pressure vessel inspector with the most recent 3-year certification program shall require as required in B 3.1. तो उसमें क्या बोल रहा है, अगर आप 3 साल तक खुद को एक्टिव रखे हो एज पर एक्टिवली एंगेज्ड एज एन इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब आपका नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए सर्टिफिकेशन का रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप नहीं रखे हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप रखे हो और आपका 3 साल के बाद रिसर्टिफिकेशन हो गया, देन आफ्टर 6 इयर्स अगर आप फिर भी उसको रिक्वालिफाई करना चाहते हो, तब आपको और एक एग्जाम उसके लिए देना पड़ेगा। लिमिटेशंस, adoptions and use of this inspection code does not permit its use in conflict with any prevailing regulatory requirements. However, if the requirement of this code are more stringent than the requirement of the regulations, then the requirements of this code shall govern. अगर आप कोई गवर्निंग बॉडी है या कोई रेगुलेटरी बॉडी है जिनका रिक्वायरमेंट्स उधर मेंशन किया गया है और एपीआई 510 का भी मेंशन किया गया है, अगर 510 का मेंशन किया गया कोड रेगुलेटरी बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब हम लोग 510 को ही कवर करना चाहिए. दिस इज ए रिकमेंडेशन दे आर गिविंग. ओके. Excluded and optional service. Vessel excluded from specific requirements of this inspection code are listed in Annex A, जैसे हम लोग पढ़े लास्ट Annex A में हम लोग पढ़े. However, each owner and user has the option of including any excluded pressure vessel in their inspection program as outlined in the code. Some vessels exempted in the accordance with the criteria of ASME code section 8 division 1 should be considered for inclusions based on the risk. रिस्क के हिसाब से कोई ओनर और यूजर है, अगर उसको ऐड करना चाहता है तो उसको उस हिसाब से वो ऐड कर सकता है. ठीक है. रिकॉग्नाइज टेक्निकल सपोर्ट्स कॉन्सेप्ट्स, आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स कहाँ से मिलेंगे? फॉर इंस्पेक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग असेसमेंट ऑफ इन सर्विस प्रेशर वेसल्स, दिस इंस्पेक्शन कोड रिकॉग्नाइज द एप्लीकेबल ऑफ फिटनेस फॉर सर्विस एफएफएस 579 में पढ़ाया जाता है. ठीक है. एंड आरबीआई रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन मैथोडोलॉजी व्हिच इज इन API 580. एक क्वेश्चन आते हैं, which is RBI is for which code? API 580 और FFS for API 579-1 ASME FFS 1 fitness for service. ओके. तो क्या क्या रेफरेंसेस हमको इधर API 510 में हम लोग कवर करेंगे ना? 510 इट इज API 510 इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 50 to 60% क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. Almost 60% of the API 510 questions are coming from API 510. Then 571 damage mechanism affecting fixed equipment in refining industries. हम लोग फेमस 15 डैमेज मैकेनिज्म हम लोग 570 में पढ़े थे, तो वही 570 का जो डैमेज मैकेनिज्म है सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको कवर करना पड़ेगा. 572 में इंस्पेक्शन एंड प्रेशर वेसल्स, उसको भी हम लोग कवर करेंगे. 572 इंस्पेक्शन ऑफ पीआरबी प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. इसमें 2 पार्ट ही पढ़ना पड़ेगा, 2 चैप्टर 2 क्लॉज है, उसको ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है. 577 वेल्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ मेटलर्जी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 570 में. 578 मेटेरियल वेरिफिकेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग एलॉय पाइपिंग सिस्टम, उसको भी हम लोग 570 में कवर किए थे और पुराना स्लाइड में भी मेरा है. Then API 579-1 ASME FFS fitness for service and 580 risk based inspection को भी हम लोग कवर करेंगे. Includingly we will go for API 581 risk based inspection, 582 welding guidelines for the chemical and oil gas industries, 583 corrosion under insulation of and fireproofing. इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. 583 का corrosion under insulation and fireproofing ये एक डैमेज मैकेनिज्म में आता है. 571 में अगर आप मेरा 570 का कोर्स पढ़ाने के टाइम में मैं आपको ये 571 पढ़ाया था डैमेज मैकेनिज्म में, उसमें मैं आपको बताया था करोजन अंडर इंसुलेशन कैसे होते हैं, उसका पॉसिबल कॉजेस क्या क्या है. ठीक है, आप उधर जाके चेक कर सकते हो. 584 IOW इंटीग्रिटी ऑपरेटिंग विंडो, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटिंग विंडो के बारे में हम लोग 570 में ही कवर करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे. 585 पर प्रेशर इक्विपमेंट इंटीग्रिटी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस. 939 ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यूजुअली क्वेश्चंस इसमें से भी 1-2 आ सकते हैं. ओके.
क्वेश्चंस में इंटीग्रिटी ऑपरेटिंग विंडो कवर स्विच एपीआई ऐसे बोल के भी आ सकते हैं 582, 583, 584, 585. So you have to write the exact answer 584. Then 585 for pressure equipment integrity incident investigations. 939-C is guidelines for avoiding sulfidation, sulfidic corrosion, failure of oil refineries. 941 steels of hydrogen service and elevated temperature pressure and petroleum refinery in the petrochemical plants. 2201 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं. SAP hot tapping practice for petroleum and petrochemical industries. PCC1 and PCC2 usually come in the exam. PCC1 is guidelines for pressure boundary bolted plants, joint assembly, and PCC2 repair for pressure equipment and piping. ASME boiler and pressure vessel code, ASME BPVC, which is section 2 for the materials, part A, B, C, D is there, ferrous, non-ferrous, welding consumable and properties, A, B, C, D. Then section 5, non-destructive generation, section 8, rules for construction of pressure vessels, division 1, division 2, division 3, मैं आपको जैसे बताया था. Section 9, welding and brazing and fusion welders qualifications. Then ASNT CP 189, ये आपको याद रखिए, इसका एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स मैंने ऑब्जर्व किया आया है. Standard for qualification and certification of non-destructive testing personnel. This is qualification and certification of NDE personnel. ASNT, SNT, TC1 है. This is personal qualification and certification of non-destructive testing. Okay, personal जो करेगा उसका qualification and certification NDE testing. NES MR0103 material reinstatement to sulfidation stress cracking of corrosion petroleum refining environments. And finally, NES SP0170, it is protection of austenitic stainless steel. Austenitic stainless steel क्या आता है? 300 series. Okay. And other stainless steels from polyethylenic acid stress and corrosion cracking. NES SP0472, this is method for control of prevent in-service environmental cracking. National Board NB23-4, it is National Board Inspection Code. OSA 29 CFR Part 19105 Occupational Safety and Health Standards and RRC Bulletin 412-6. This challenge and solution for repair welding and power up processing plants. मैं आपको एक कोड के बारे में क्यों बताया? क्योंकि एक कोड का क्वेश्चन यूजुअली आते हैं. डिफाइनिंग दिस कोड स्टैंड्स फॉर व्हाट. ओके, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा. मान लीजिए कोई नेस SP0170 लिखा गया होगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसका ऑप्शन को आपको चूज करके प्रॉपर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील एंड अदर ऑस्टेनेटिक एलॉय. यूजुअली इसमें एक दो क्वेश्चंस मैंने हर एग्जाम में ऑब्जर्व किया है. तो अभी हम लोग पार्ट 1 पढ़े और एनएक्स ए और बी के बारे में पढ़े. एनएक्स ए में हम लोग क्या क्या प्रेशर वेसल्स एक्सक्लूड किए गए हैं और एनएक्स बी में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए उसके बारे में पढ़े. तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे और इसका बाकी 6 पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे जिससे हम लोग API 510 के बारे में पूरा थोरोली समझ पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.